वो आए शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौशल भारत मिशन की 5वीं वर्षगांठ और विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर आज एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। कौशल विकास मंत्रालय द्वारा आज इस मौके पर किया जाएगा एक डिजिटल सम्मेलन का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूरोपीय संघ के साथ वर्चुअल सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में व्यापार और निवेश पर रहेगा जोर। कोविड-19 के खिलाफ प्रयास और वैक्सीन के विकास पर भी होगी चर्चा। राजस्थान में सचिन पायलट और समर्थक विधायकों को हटाने के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर खतरा बरकरार। गहलोत ने की कैबिनेट की आपात बैठक। भाजपा ने गहलोत सरकार से तत्काल बहुमत साबित करने की मांग की। मानव संसाधन विकास मंत्री ने देश में डिजिटल शिक्षा से जुड़े प्रगति दिशा निर्देशों को किया जारी। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए रोजाना ऑनलाइन पढ़ाई की समय सीमा की गई तय। प्री प्राइमरी की कक्षाओं के लिए हर रोज अधिकतम 30 मिनट की समय सीमा। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी हर रोज 30 से 45 मिनट की कर सकेंगे अधिकतम 2 ऑनलाइन क्लासेस। देश में कोरोना से रिकवरी रेट सक्रिय मामलों की तुलना में करीब दोगुनी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, वैक्सीन को विकसित करने की प्रक्रिया में भारत की भूमिका अहम। राज्यों को टेस्ट बढ़ाने की दी गई सलाह। बिहार में कल से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू। बेंगलुरु में भी 22 जुलाई तक लागू है लॉकडाउन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हांगकांग के तरजीही व्यापार दर्जे को खत्म करते हुए हांगकांग स्वायत्त कानून पर किए दस्तखत। चीन को कोरोना संक्रमण के फैलाव के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन को बताया चीन की कठपुतली। विदेशी छात्रों के लिए वीजा संबंधित विवादित निर्देशों को भी ट्रंप प्रशासन ने लिया वापस। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा एक डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन भारत सरकार की एक पहल है जो देश के युवाओं को स्किल सेट के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है, जो उन्हें अपने काम के माहौल में अधिक रोजगारपरक और अधिक उत्पादक बनाते हैं। स्किल इंडिया कई क्षेत्रों में पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत उद्योग और सरकार दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त मानकों से जुड़े होते हैं।
ये विशेष पाठ्यक्रम एक व्यक्ति को काम के व्यावहारिक वितरण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, साथ ही उसे तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ाने में भी मदद करता है, ताकि वो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए ही तैयार हो जाए और कंपनियों को उसे अपनी नौकरी प्रोफाइल के लिए प्रशिक्षण में निवेश नहीं करना पड़े। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 15वां शिखर सम्मेलन आज से शुरू होगा। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। सम्मेलन में व्यापार और निवेश पर खासा जोर रहेगा। इसके अलावा कोविड-19 के खिलाफ प्रयासों और वैक्सीन के विकास पर भी चर्चा हो सकती है। सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये शिखर सम्मेलन EU भारत रणनीतिक और व्यापार साझेदारी को मजबूत बनाने का एक अहम अवसर है। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो वहीं भारत EU का 9वां सबसे बड़ा साझेदार है। वस्तु और सेवा का द्विपक्षीय व्यापार का ताजा आंकड़ा $150 बिलियन का है। दोनों पक्ष एक व्यापक और परस्पर हित वाले मुक्त व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत करने के लिए इच्छुक हैं। अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ दूसरा ऐसा स्थान है जहां भारत सबसे अधिक निर्यात करता है। भारत के विदेशी निवेश में पिछले एक दशक में EU की भागीदारी 2 गुना से अधिक हुई है। ये आंकड़ा 8 से बढ़कर 18% तक पहुंच गया है। भारत के शेयर बाजार में EU का विदेशी निवेश काफी बढ़िया है। भारत में करीब 6000 यूरोपीय कंपनियां मौजूद हैं, जो प्रत्यक्ष तौर पर करीब 1.7 मिलियन जबकि अप्रत्यक्ष रूप से 5 मिलियन लोगों को रोजगार मुहैया करा रही हैं। भारतीय कंपनियों ने यूरोप में वर्ष 2000 से 50 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। ये व्यापार ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। ये शिखर सम्मेलन हेल्थ केयर, दवाइयों के उत्पादन, वैक्सीन और दूसरे अनुभवों को सजग करने का बेहतरीन अवसर है। उम्मीद की जा रही है कि साझा वैश्विक हितों के लिए कोविड के वैक्सीन के लिए आह्वान पर भी जोर होगा। सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन में बहुपक्षवाद और नियम आधारित बहुपक्षीय प्रणाली का कारगर प्रोत्साहन के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर सकते हैं। सम्मेलन में EU और भारत के पड़ोसियों के साथ उत्पन्न तनाव की स्थिति पर चर्चा की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक चीन के साथ LOC पर चल रहे तनाव, पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद का दंश, अफगानिस्तान में शांति बहाली जैसे अहम मुद्दों पर भी शिखर सम्मेलन में चर्चा हो सकती है। वहीं डेटा सुरक्षा, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की संभावना है। दोनों पक्षों की ओर से भविष्य के लिए रोड मैप 2025 का एक दस्तावेज भी अपनाया जाएगा। दस्तावेज अगले 5 साल तक भारत और EU के सहयोग को मार्गदर्शन करेगा। सिलवानी नगर पंचायत सहायक राजस्व निरीक्षक जल शाखा प्रभारी के पद पर पदस्थ निहारिका नगाइश के द्वारा सिलवानी नगर पंचायत CMO अशोक कैथल पर विगत 5 माह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने को लेकर SDM सुश्री संघमित्रा बौद्ध को शिकायत पत्र दिया, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि नगर पंचायत CMO के द्वारा मुझे सुबह 5 बजे फोन करके बोला जाता है कि आप मेरे साथ चलकर नगर की जल व्यवस्था देखे। कई बार बोला था, जबकि जल शाखा में 4 कर्मचारी और भी काम करते हैं, उनको साथ ले जाएं। मेरे द्वारा ऐसा बोलने पर कार्यालय में मुझे डांटा जाता है। वहीं लॉकडाउन की अवधि के दौरान शासन के निर्देश द्वारा समस्त कार्यालय बंद होने के आदेश दिए, परंतु उस समय मुझे और नूतन खारे जो कि सहायक राजस्व निरीक्षक नगर परिषद सिलवानी दोनों को बिना वजह कार्यालय में आने के लिए कहते थे, जबकि कोई कर्मचारी नहीं आता था। जब मना करते तो कहते कि कोई कर्मचारी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हमेशा नगर पंचायत में रहता हूं, अगर नहीं आओगी तो नोटिस जारी किया जाएगा, ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में अशोक कैथल ने कहा कि मैडम के पास जल शाखा का कार्य है। वहीं मैंने सुबह के समय निरीक्षण के दौरान पाया कि पानी की टंकी में पानी भर रहा था और मोटर चालू, जिसको मैंने शफीक को भी फोन लगाया लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। इस बात को लेकर मैंने मैडम को और शफीक को नोटिस जारी किया था कि वह इस व्यवस्था को सही से नहीं देख पा रहे हैं। इसमें मैंने किसी भी रूप में मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कार्य नहीं किया। वहीं सिलवानी SDM सुश्री संघमित्रा बौद्ध ने कहा कि सहायक निरीक्षक के द्वारा एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके लिए CMO से 2 दिन में जवाब मांगा गया है। CMO के द्वारा जवाब आने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सिलवानी नगर पंचायत निरीक्षका द्वारा आरोप लगाया गया है सिलवानी CMO के द्वारा, क्या है मामला? देखिए, नगर परिषद सिलवानी में कार्यरत असिस्टेंट RI द्वारा कल शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने CMO के खिलाफ शिकायत की है
इस संबंध में सीएमओ से लिखित जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। जवाब प्रस्तुत होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारी राजस्थान की सियासत से जुड़ी है, जहां लगातार उथल पुथल मची हुई है। राजस्थान में कांग्रेस में बड़ी फूट के बाद राज्य में सियासी तस्वीर तेजी से बदल रही है। राज्य मंत्रिमंडल से सचिन पायलट, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को हटाने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वीकार कर लिया है। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को चुना है, तो वहीं राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से मुकेश भाकर को हटा दिया गया है। इसके अलावा पायलट के और भी कई करीबी लोगों पर गाज गिरी है। विश्वेंद्र सिंह को पर्यटन मंत्री और रमेश मीणा को खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के पद से हटा दिया गया है। अशोक गहलोत ने भी 109 विधायकों का समर्थन हासिल होने का दावा किया है, जिसके बाद कांग्रेस के बागी विधायकों ने गहलोत का विधानसभा के अंदर शक्ति परीक्षण करने की चुनौती दी है। उधर बीजेपी ने राज्य सरकार से तत्काल बहुमत साबित करने की मांग की है। और आज क्योंकि सरकार जिस तरह की परिस्थिति है, उस परिस्थिति के हिसाब से माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है, अल्पमत में सरकार है, और अब सरकार फिर अपनी सत्ता को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए किस तरह से मंत्री पदों का, विभिन्न प्रलोभनों का और उसके अतिरिक्त संसदीय सचिव बनाने के नाम पर कितनी तरह की रेवड़ियां बांटेंगी, कुर्सी अपनी बचाने में सफल होगी न होगी, ये भविष्य का सवाल है। लेकिन एक बात तय है कि इसकी कीमत यदि किसी को चुकानी पड़ेगी तो वो राजस्थान की जनता को चुकानी पड़ेगी। और मैं राजस्थान की जनता के माध्यम से, जनता की तरफ से, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काले जो है अक्षरों से अंकित राजस्थान के इतिहास में किया जाएगा। और सीबीएसई आज 10वीं की परीक्षा के नतीजे जारी करेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल ये जानकारी दी। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in और cbse.nic.in पर जारी करेगा। स्कूलों को पूरा रिजल्ट उनके ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। सीबीएसई अपने सभी रजिस्टर किए हुए छात्रों को उनके मोबाइल पर नतीजे भेजेगा। इसके अलावा 7738299899 पर भी एसएमएस करके रिजल्ट पता किए जा सकते हैं। इसके अलावा 7738299899 पर एसएमएस भेजना होगा। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के ऐप उमंग पर भी नतीजे के लिए जा सकते हैं। इस बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 18 लाख से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया था। और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में डिजिटल पढ़ाई से जुड़े प्रज्ञता दिशा निर्देशों को जारी किया। इन दिशा निर्देशों के तहत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन ऑनलाइन पढ़ाई की समय सीमा तय की गई है। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए प्रतिदिन अधिकतम 30 मिनट की समय सीमा तय की गई है, जो अभिभावकों के साथ बातचीत और उन्हें निर्देश देने के लिए है। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी हर रोज 30 से 50 मिनट के अधिकतम 2 ऑनलाइन सत्र में ही शामिल हो सकते हैं, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी 30 से 45 मिनट के अधिकतम 4 ऑनलाइन सत्र में पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के दिन राज्य अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। प्रज्ञता दिशा निर्देशों को छात्रों के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, जिसका मकसद घर से पढ़ाई कर रहे छात्रों को बेहतर ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा मुहैया कराना है। ये दिशा निर्देश छात्रों के साथ साथ शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों, शिक्षक प्रशिक्षकों और अभिभावकों के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। और बात बाढ़ की। असम के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है, जिसके कारण प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 32,94,127 हो गई है, जो राज्य में अब तक सबसे अधिक है। बरपेटा जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। वहीं दक्षिण सलमरा और मोरीगांव जिलों में 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य में 1,28,000 हेक्टेयर से अधिक फसलें जलमग्न हो गई हैं। कल बाढ़ से 9 और लोगों की मौत हो जाने के बाद राज्य में इस मौसम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। इसके अलावा भूस्खलन के कारण भी राज्य में 26 लोगों की मौत हो गई है।
और वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है। कोसी, बागमती, कमला बलान समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा नदी का जलस्तर स्थिर है, लेकिन नदी चेतावनी बिंदु के निकट पहुंच गई है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर सहित अनेक इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। शिवहर जिले में भी एक रिंग बांध टूट जाने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सीतामढ़ी, समस्तीपुर और दक्षिण पश्चिम के कई इलाकों में निचली आबादी को नुकसान पहुंचा है और सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल जलमग्न हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद आगर मालवा दौरे पर रहे। कार्यक्रम शुरुआत के पूर्व उन्होंने बाबा बैजनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां कई भाजपा के दिग्गज नेता भी मंच पर मौजूद रहे। सिंधिया और शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ वो दल है जिसने आपातकाल लगाकर प्रजातंत्र का लॉकडाउन किया था, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जिसने देश की 125 करोड़ जनता की रक्षा के लिए 15 दिन में लॉकडाउन किया। ये अंतर है। कुछ लोग कहेंगे कि आपने पार्टी बदल ली इसलिए आपातकाल के विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैंने कांग्रेस में रहकर भी आपातकाल का विरोध किया था। जो सही है सो सही है, जो गलत है वो गलत है। इस कोरोना के वातावरण में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री ठगे। उनके पास कोरोना की बैठक का समय नहीं था, मगर इंदौर जाकर आइफा अवार्ड के लिए समय था। 23 मार्च के एक लड़ाकू इंसान शिवराज सिंह चौहान आगे आया और अकेले कोरोना से लड़ाई लड़ी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाया तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बनाया। विधायकों के लिए समय नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि जब इंदौर में कोरोना फैल गया था, इंदौर में मीटिंग तो हुई लेकिन कोरोना की नहीं हुई, आइफा अवार्ड की मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सिंधिया जी कह रहे थे एक नहीं थे वे दो थे, दूसरे का नाम मैं नहीं लूंगा वरना नहाना पड़ेगा। अभी नहाने का मेरा कोई मूड नहीं है। राजस्थान में सियासी संकट है, क्या कहेंगे आप? देखिए न्यूज़ क्या कर रहे हैं यार। वर्तमान परिस्थितियां हैं, काबिलियत कोई जगह नहीं। एक राज्य में देखा, सचिन पायलट साहब की मुलाकात हुई थी सर, क्या बातें निकल के? मैंने जो कहना था मैंने ट्विटर पे कह दिया और आगे। तो हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।